सभी को नमस्कार दोस्तों। आज मैपिंग सीरीज में हम 14 लेसन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 13 लेसन मैं करवा चुका हूँ। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले वाले भी मैपिंग के जरूर देखना। सारे महाद्वीप हम पढ़ चुके हैं, भारत की जो पहाड़ियाँ, पर्वत हैं, नदियाँ और झीलें, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो बहुत खास इसलिए हो रहा है कि जैसे रिसेंटली क्या हुआ, लास्ट संडे को जो एग्ज़ाम लगी एनडीए और सीडीएस की, उनमें किस टाइप की मैपिंग के क्वेश्चन आए हैं। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, मैपिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं और जो हमने पहले टॉपिक पढ़े थे उनसे भी आए हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। और साथ में जैसे ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, अपना अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ में कुछ और बातें भी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इस वीडियो के माध्यम से, कि जैसे अभी रिसेंटली यूपीएससी का रिजल्ट आया था और मुझे बहुत खुशी है कि जो बच्चे अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े थे और जो अपना कंटेंट, जो किताबें हैं वो पढ़ रहे थे, उनका बहुत सारे बच्चों का ऐसा फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। बहुत सारे बच्चे मिलने भी आए हैं। जैसे आज भी रैंक 563 रैंक है अजीत, बिल्कुल हिंदी मीडियम का है, उनका भी वीडियो आपके सामने एक दो दिन में आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा, ऐसे बच्चे प्यार करते हैं। कर्मवीर 900 के आसपास रैंक है, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। साथ में जैसे रैंक 53 मोहन है, उनकी तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे, और जो इथिक्स की कॉपी मैंने काफ़ी चेक की थी और जो कॉपियाँ हैं वो मैंने शेयर की थी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा मोहन मंगावा जो है, दीपक है, बहुत सारे दोस्त हैं जो प्यार दे रहे हैं। आप में से हैं जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से ही वो लोग हैं, अलग से नहीं। इनको मैंने देखा है, उनकी जर्नी पहले भी देखी है, जब एज ए स्टूडेंट जब वो थे, और उनकी भी बहुत सारी समस्याएं होती थी। उनके भी जो पढ़ने का तरीका मैंने देखा, बहुत अच्छा तरीका था, लगातार आंसर राइटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो कभी भी अपने आप में सेल्फ डाउट मत करना, मेरा यही मानना है। इस बार जैसे आप लोग प्रीलिम्स दे रहे हो, प्रीलिम्स निकालो। मेंस में मैं हमेशा मदद करता हूँ जो प्रीलिम्स निकालते हैं, ठीक है। आपकी जो कॉपी चेक मैं कर सकता हूँ उस समय जैसे टाइम मिलता है तो आप प्रीलिम्स आप निकालो। और प्रीलिम्स मैं कहता हूँ कि बहुत आजकल का काफ़ी ऐसा हो गया, आपने देखा होगा सीसेट पेपर काफ़ी टफ आया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी टाइम है 50 दिन, तो सीसेट को देखते रहना। मैं भी अभी सीसेट को ज़्यादा देख रहा हूँ। जैसे मैं आजकल बच्चे कमेंट करते हैं सर मैपिंग की वीडियो और ज़्यादा क्यों नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा अभी टाइम कम है तो थोड़ा देख लेना चाहिए सीसेट। तो मैं आजकल कुछ वीडियो थोड़े से टॉपर्स के बना रहा था और सीसेट भी देख रहा था, साथ में खुद पढ़ रहा था। सीसेट के मैंने काफ़ी 3-4 सालों के पेपर पढ़े हैं, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाई कि इस बार सीसेट में एटलीस्ट फेल नहीं होने वाला है, क्योंकि जीएस की कटऑफ तो कम जा रही है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इस बार मान लो सीसेट ईजी आया तो इस बात का ध्यान रखना, जीएस की कटऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो अपने माइंड में वो चीज़ें लेके चलना कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है। दोनों पेपर सिंपल कर सकता है तो कटऑफ ज़्यादा चली जाएगी, दोनों पेपर टफ कर सकता है तो कटऑफ लास्ट ईयर की चली जाएगी। एक सीसेट यदि टफ करता है तो कटऑफ लास्ट ईयर की तरह रहेगी, सीसेट ईजी होता है तो कटऑफ ऊपर जाएगी। तो मतलब सब गुणागणित अपने माइंड में रखना, किसी भी कंडीशन पर प्रीलिम्स फेल नहीं होना है। अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसे रखना, आप हर जो बोलते हैं ना अनिश्चितता है उनके लिए तैयार रहना अपने आप को। अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, सब में अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेना कि पेपर कैसा ही है ना। मेरी जो रणनीति है, जैसे मोस्ट ऑफ में एक बात और बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे स्टैटिक जो आपका पार्ट है ना, उसको रिवीजन करते रहना। अभी भी ये बोल रहा हूँ, करंट अफेयर के पीछे अपना समय ज़्यादा बर्बाद मत करना। एक रिसोर्सेज आप पढ़ रहे हो, इसमें पीटी 365 पढ़ रहे हो, वो सफिशिएंट है इस समय, है ना। और जो स्टैटिक पार्ट है, लक्ष्मीकांत को रिवाइज करना है, आधुनिक भारत आप पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हो, साइंस टेक यहाँ से हो जाएगा आपका, करंट अफेयर से हो जाएगा, इकोनॉमी जैसे जहाँ से भी आप पढ़ते हो उनको रिवाइज करना, स्टैटिक पार्ट को मजबूत रखना। और मैपिंग वगैरह मैं आपको करा रहा हूँ। अभी भी इस मैपिंग में मुझे लग रहा है 4-5 वीडियो आना बाकी है, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के हिसाब से आएंगे। आप जानते हो समय थोड़ा कम है, और मैंने ऐसे सोचा, डिज़ाइन किया कि 2-4 जो इंपॉर्टेंट वीडियो उनको लेके आऊँगा। एक जो खनिजों का वीडियो सोचा है, और एक जो करंट अफेयर का आईआर को लेकर मैंने एक सोचा हुआ। अभी 3-4 वीडियो इस सीरीज़ में और आएंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल बातें मैं आपको अभी साझा कर रहा हूँ, ये इन दिनों में जैसे जितने भी टॉपर्स मेरे साथ यहाँ पे घर पे मिलने आए हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्यार दिया है। जैसे अपना कंटेंट उन्होंने उपयोग किया है, वीडियो भी उनके बहुत काम आए, तो वो आज धन्यवाद देने के लिए आते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। आप में से भी बहुत सारे समय के अनुसार बनेंगे, और बिल्कुल मिलने आना। मैं चाहता हूँ मैं बिल्कुल मिलने आऊँ, या मैं मिलने आऊँगा आप लोगों से, है ना। तो बहुत खुशी होती है। और बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे को मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं, आप जानते हो, ज़्यादा दिखा इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। और फिर से कहूँगा कि जो भी बनते हैं अपनी मेहनत से बनते हैं, बनाने वाला कोई नहीं होता है। थोड़ा बहुत मार्गदर्शन उनको मिल जाता है, ठीक है, कई बार कंटेंट अच्छा मिल जाता है, लेकिन मेहनत अपनी होती है यार। जो बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, सपने पूरे करते हैं, सब मेहनत उन्हीं का है ज़्यादा। मतलब ये चीज़ें नॉर्मल बातें हैं, चीज़ों को ध्यान रखना। हार्ड वर्क मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सब बच्चों से जितने से मिला हूँ, सब में अनुशासन बहुत अच्छा था, ठीक है। और अच्छी बात ये कि हिंदी माध्यम के हैं, गाँव से आते हैं, कम एज में बने हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन वाला चीज़ें हैं, मोटिवेशन वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको देख सकते हो आप। तो शुरू करते हैं। अच्छा है, और एक सलाह आपके लिए रहेगी, जो एनडीए सीडीएस का ये पेपर लगा है ना, एक बार यूपीएससी साइट पे जाके देख लेना, ये पेपर निकालना।
2024 के एग्जाम में 2-3 पेपर लगे हैं जिनको आपको मेरे हिसाब से देखना चाहिए, है ना। इसलिए देखना चाहिए, एज ए मॉक टेस्ट ले लो उनको, है ना। और वो चिंता मत करना आपको आता नहीं आता, बस देख लो, क्वेश्चन देख लेना ना, उसमें गुणागणित मत करना कि इसमें भी आप कहीं वो मार्क्स ढूंढने लग जाओ, वो मत देखना। क्वेश्चन देख लेना, उनका आंसर देख लेना, पैटर्न देख लेना थोड़ा सा ना। कुछ अप्रत्याशित घटनाओं से आपका मुकाबला हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है। तो एनडीए सीडीएस जियो साइंटिस्ट या और भी देखना चॉइस के एग्जाम, यूपीसी की जब साइट पे जाओगे ना, यूपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ जाकर क्या देखोगे, जो एग्जामिनेशन वाला कॉलम होता है उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये देखना 2024 के एग्जाम में कौन से लगे हैं पेपर, उनके जीएस के क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, समझ गए होंगे ये बात। आगे बढ़ते हैं। आज जो हम करने वाले हैं एनडीए सीडीएस में जो मैपिंग के क्वेश्चन आए, क्योंकि मैपिंग सीरीज इन दिनों में मैं करवा रहा था, तो मेरा भी इंटरेस्ट है कि इसको थोड़ा सा करें, क्वेश्चन किस टाइप के उससे आइडिया भी लगता है। जैसे इसको हम देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन देखें, इस साल हम जो सोच रहे थे कि जैसे यहाँ पे काफ़ी जियोपॉलिटिक्स की घटनाएं हुई, कहाँ पे जो इजराइल वाला मामला है, यमन, ओमान, हूती वगैरह, यहाँ काफ़ी चीज़ चर्चा में रही इस क्षेत्र में, है ना, स्वेज नहर से लेकर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो पहले भी एग्जाम इस साल लगी है, मैंने उसमें ये क्वेश्चन देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, आराम से देखो, साथ में कोशिश करूँगा आप इसका आंसर भी बताओ, साथ साथ हम चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का भाग नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कंट्रीज है जो अरबियन जो पेनिसुला है उसका पार्ट नहीं है, कौन सा इनमें से देश है। ठीक है, पहले आंसर सोच लो आप, मौका दे रहा हूँ, साथ साथ चलेंगे, मजा आएगा आज, इसको हम करके चलेंगे। ठीक है, साथ ही करके चलेंगे, थोड़ा सोच लो। अरबियन प्रायद्वीप जो मैप में अक्सर देखते भी हैं, हमने पहले भी किया था, जैसे यहाँ पे जो अरबियन प्रायद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ये हमने देखा था। यहाँ पे यमन है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब यहाँ पे है, ठीक है, और इस तरफ इजराइल आ जाता है, यहाँ पे जॉर्डन आता है, ठीक है, इराक वगैरह उधर आगे ऊपर की तरफ है, थोड़ा सही से नहीं है लेकिन आइडिया होना चाहिए। जब भी ऐसे मैपिंग वाले क्वेश्चन करते हो तो रियल एग्जाम में जो पेपर मिलता है उसमें ऐसा कर लेना, उससे फ़ायदा मिलता है। मैं भी ऐसा करता था कि हाँ, थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी, आप सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो ना। तो जैसे इसमें हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। जैसे हम इसकी बात करें, अरब प्रायद्वीप, ये हम अक्सर सुनते हैं कि ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, अक्सर इसके बारे में सुनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा देश है, यमन है, तो सही सही है, यमन तो होगा। यहाँ पे ओमान कहाँ पे, यहाँ पे ओमान है, ठीक, ओमान है, यमन है, तो ये भी ठीक जा रहा है। कुवैत वगैरह इस तरफ है ना, जो खाड़ी, कौन सी खाड़ी है उस तरफ, फरसिन कौन सी खाड़ी है, वहाँ देखा होगा ना आपने, पहले भी हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो कुवैत उस तरफ है, ठीक है, तो कुवैत भी हो गया। अब इसका आंसर क्या बचा, जॉर्डन नहीं है। जैसे जॉर्डन आप देखोगे इधर, जैसे यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप है मिस्र वाला, और यहाँ पे इजराइल है, जॉर्डन है। इसका कुछ पार्ट ऐसा मानते हैं विद्वान, जो मानते हैं कि जॉर्डन और इराक का कुछ पार्ट इसमें आता है अरब प्रायद्वीप में, लेकिन पूरा नहीं आता है। तो इनमें से हमें बेस्ट आंसर चुनना हो, वैसे तो नॉर्मली देखें तो थोड़ा बहुत पार्ट आता है, तो आंसर इसका जॉर्डन, मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर तो, है ना। लेकिन इनमें से एक चुनना हो तो फिर अपना आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डन इसमें नहीं आता है। और जब गूगल करोगे या कई सारी चीज़ें देखोगे आप, है ना, तो उसमें यही आंसर देखने को मिल रहा था। तो इस साल ये हिंट क्या दे रहा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जैसे अभी एनडीए सीडीएस के एग्जाम में आए हैं, तो वहाँ से हिंट क्या मिल रहा है कि इस साल वहाँ पे बहुत सारे घटनाक्रम घट रहे हैं, इजराइल और अरब के बीच में वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वहाँ की ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप अभी भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, पीटी 365 पढ़ रहे हो, या कोई भी करंट मैगजीन या नोट्स पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट माइंड में ये रहना चाहिए कि हाँ, इस बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इजराइल स्वेज नहर से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आपने क्या सोचा, आंसर सही सोचा होगा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा गुणागुणित करना चाहिए, परफेक्ट कोई नहीं होता, सबको ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता, कोशिश करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप में देख लेना ये, ठीक है, जो सऊदी अरब है, कुवैत वहाँ पे, और जो यूएई यहाँ पे है, ओमान है, यमन है, कतर है, बहरीन है, थोड़ा सा लोकेशन पता होना चाहिए। और इसके अंदर अरब प्रायद्वीप को बनाने वाले कौन से देश है, 7 देश इसमें शामिल किए गए, इनकी लिस्ट भी यहाँ पे है। ठीक है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई हो गया, बहरीन, कतर और कुवैत हो गया। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हो इसको। मैपिंग ऐसे ही करनी चाहिए। आप इस बार देखना, जो जिस बच्चे ने ये सीरीज़ देखी है उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसने सही ढंग से मैपिंग को समझा है ना, तो वो थोड़ा सा कर सकता है कॉमन सेंस और थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि कई क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में आपको बात करनी है कि कौन से कथन सही है। ये हमने मैपिंग में नहीं देखा था, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ दिया था, लगा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस बार यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो देख लेते हैं इस बहाने। अंटार्कटिका महाद्वीप, पहला क्या है, ये अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी अधिक औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई के हिसाब से देखें, माइंड में ये क्या रहेगा कि जैसे एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में तो बहुत सारी चोटियाँ हैं,
बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। तो यदि हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो ये सोचेंगे यार एवरेज जो हाइट होगी एशिया की होनी चाहिए फिर तो, है ना। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हाइट ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल भी बड़ा है और उसका कुछ लो पॉइंट भी तो बहुत ज़्यादा है ना, उसका न्यूनतम बिंदु भी तो होगा ना। एवरेज निकालेंगे तो हो सकता है अंटार्कटिका ज़्यादा हो या एशिया का, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट है। दूसरा वाला, माउंट विंसन जो है इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर बताओ जल्दी से, क्या सोचा आपने? दोनों स्टेटमेंट सही है या केवल दूसरा वाला सही है या गलत है? ठीक है, जल्दी सोच लो अपना आंसर, सोच लिया होगा। तो इसमें क्या है, दोनों सही आंसर है इसके ना, जो भी गूगल वगैरह किया था उसमें, ठीक है। एवरेज हाइट जो है महाद्वीप की, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी जो बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ की मोटी परतें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी ऊंचाई जैसे हम लें एवरेज हाइट लें तो ज़्यादा है यहाँ पे, लोवेस्ट पॉइंट इसके कम है उसके हिसाब से, है ना। बाकी देखो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनके आंसर की तो हमारे पास नहीं है अभी। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं गूगल करके इनके आंसर लेके आया हूँ, जो भी मैं समझ पाया था। एनसीईआरटी किताबों से बहुत सारे क्वेश्चन आए। आपको लगे कोई क्वेश्चन का आंसर अलग हो सकता है तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। अपना कमेंट बताना, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपका कमेंट चाहिए होगा, ठीक है। आप बताओ, क्योंकि इतने बच्चे जब देखते हैं वीडियो को, हो सकता है एरर हो जाए कहीं, है ना, कुछ आंसर की। वैसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक श्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ कि आपको लगे कुछ आंसर अलग है, लेकिन विथ डाटा और फैक्ट के साथ कमेंट करना अपना। ऐसे नहीं हवा में उछाल दिया कि सर ये तो गलत है, ऐसे मत करना। यदि कोई गलत निकालो तो उस गलती को बताओ, ठीक है। उसको मैं बता दूंगा बच्चों को, फिर शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्या है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें ये देख लो, थोड़ी जब मैपिंग कर रहे तो मैपिंग देख ही लो। ये माउंट जो विंसन है यहाँ पे है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। इसकी जो यहाँ पे जो डाटा में निकाल के लाए हैं उसके हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ फैक्ट बताया कि मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप की एवरेज ऊंचाई ज़्यादा बताई, तो यहाँ पे फैक्ट भी लिख रखे हैं क्यों है, ठीक है। तो अंटार्कटिका की जो एवरेज है सब यहाँ पे लिख रखा है, कौन सी इसकी ऊंची है, सब आप आराम से इसको तो रीडिंग कर लेना, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो बहुत ही आसान है। थोड़ा पढ़ भी देता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं सर आप ऐसे बोलते खुद ही पढ़ लेना। पढ़ना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते ठीक है, चलो पढ़ लेता हूँ। अंटार्कटिका की औसत जो ऊंचाई है ये है 8,200 फीट है, ठीक है। और दुनिया में सबसे अधिक एवरेज देखें तो सबसे अधिक है। और इसके अलावा इसमें जो ऊंची चोटी है माउंट विंसन जो है, ठीक है, उसकी ऊंचाई इतनी है। ओके, आगे चलते हैं। तो जैसे कई बच्चे पूछ रहे थे अपने जो मेंटरशिप जो पीवाईक्यू वाली वीडियो एनालिसिस है ना, क्या इसमें अभी भी एडमिशन हो रहे हैं? बिल्कुल अभी भी हो रहे हैं, और टाइम अच्छा है आपके पास। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पीवाईक्यू अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पा रहे हैं वो, है ना, और जिनका ऐसा लगता है कि 15-20 मार्क से पहले प्री रुकता है, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन मेरा रहेगा। फीस अब बहुत कम कर दी है, पहले 1,500 रुपये थी, अब 999 रुपये इसमें है। और इसमें जो हमारे प्रीलिम्स का जो प्रीमियम कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, मतलब 1,000-1,500 रुपये का कंटेंट है, वो फ्री में एकदम। अपनी पीवाईक्यू की बुक हो, सीसेट वाली बुक हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट उसमें है, साइंस टेक वगैरह, इनका जो कंटेंट है वो भी आपको वहाँ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री मिल जाएगा। साथ में 82 वीडियो तो इसमें है ही। GS1 के हमने 5 साल के करवाए, और 3-4 वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे, पैसेज भी सोल्व करवाए गए हैं, ठीक है, वो देख लेना। और साप्ताहिक इसमें एक मेंटरशिप सेशन होता है, बच्चों से इंटरेक्शन होता है। तो आपको लगता है कि ज्वाइन करना है तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और लगभग 800 बच्चों ने इसका लाभ लिया है। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने ट्रस्ट किया है, और जब भी उनसे बात करते हैं, मेंटरशिप सेशन होता है, उनका कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, बच्चों को लाभ मिल रहा है इस चीज़ का ना। तो आप देख सकते हो। और जितनी भी अपनी जो बुक्स है, बुक्स के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा। जैसे अपनी वाली ये एथिक्स बुक है ना, ये जितने भी टॉपर्स अब तक मिले सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है कि सर मज़ा आ गया इसको पढ़ के। इवन ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चे के ज़्यादा नंबर आए हैं, जिसका इंटरकॉल भी नहीं हुआ था ना। जैसे आशीष का मैंने बताया था कि उनका इंटरकॉल ऑप्शनल सब्जेक्ट में कम मार्क्स, लेकिन उनका इथिक्स में 121-22 आए हैं, इंग्लिश वाली जो इथिक्स बुक पढ़ी है। और हिंदी मीडियम में तो सब बच्चों ने रिकमेंड किया कि सर ये बहुत अच्छी है, सभी बच्चों के पास ये है। तो आपके पास अभी तक नहीं है, आपको यदि बुक चाहिए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन दिल्ली मार्केट, आपके प्रयागराज सब जगह मिल रही है। और आपको केवल ई बुक चाहिए, आपको लगता है कि आजकल मोबाइल लैपटॉप में पढ़ना है, तो ई बुक भी आपको मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश में, है ना। तो देख लेना। और पीवाईक्यू सीसेट जितनी भी बुक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करना, अपनी जितनी भी पीवाईक्यू है, सब जितनी पीवाईक्यू है ई बुक है यहाँ पे मिल जाएगी। एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे, और हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है, इसलिए मैं जोर दे के बोलता हूँ। कई बार आप सीरियस नहीं लेते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। जिस बच्चे के हाथ में कमेंट किया हमेशा अप्रिशिएट ही किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हम जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल रिजर्व है भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। चलो जल्दी से आंसर दो इसका, कौन सा 3 राज्यों में बायोस्फीयर फैला हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। इसमें से कौन सा? पहला नीलगिरी है, दूसरा अचान कमार अमरकंटक है, शेषाचलम है, और अगस्त्यमलई है। और जल्दी से चलो आंसर दो, बाद में बताऊंगा बात तो, ठीक है। ये है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, और ये क्वेश्चन इस एग्जाम में रिपीट हुआ है, यूपीएससी की और एग्जाम में भी आया था, पहले भी हमने किया था इसको।
यूपीसी एग्जाम, सीएससी वाले एग्जाम में भी आ चुका है। यानी इसका मतलब जितने भी 22 पे रिजर्व है एनसीईआरटी में दे रखी है, या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो इन्वायरमेंट है ना, वहाँ आपके जितने भी 22 पे रिजर्व है, जितने भी इस साल नेशनल पार्क कोई चर्चा में रहा है, जितने भी वेटलैंड इस बार चर्चा में रही है, ध्यान रखना वहाँ से या तो जीव जंतु पूछ लेंगे या उसकी लोकेशन पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर क्या है, नीलगिरी। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसके अंदर एक चैप्टर है, उसमें एक सारणी बना के भी दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या आंसर दिया था, सही दिया था, दिया होगा, इतने जब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आंसर सही दिया होगा और क्या। तो ये जो लिस्ट यहाँ पे सारणी मैंने दी है ये एनसीईआरटी में। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो ये एग्जाम भी है ना, इसमें भी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वहाँ से लगभग क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओरिजिनल एनसीईआरटी वही पढ़ते रहना, उसमें बॉक्स बनाए हुए हैं साइड में, कुछ ना कुछ मैप दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पहला ही लिखा हुआ है नीलगिरी, यहाँ पे है ना, नीलगिरी लिखा हुआ है। तो ये कितने राज्य में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। एक दिन पहले भी मैंने एक आपको अगस्त्यमलई ये करवाया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ से इनको भी ध्यान से पढ़ना, जो डिटेल दी गई है ना, एक्चुअल में क्वेश्चन जब बन रहा है तो यहाँ से बन रहा है, तो इसका बहुत फायदा होता है। डिटेल कम भी दी गई है ना, वो आपके काम आ सकती है। इसलिए अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, एनसीईआरटी किताबें पढ़ो। कोई ये सीरीज 2025 वाला बच्चा देख रहा है तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। उनको 5 से 10 बार रिवीजन कर जाओ, पढ़ जाओ, जब जब पढ़ोगे अच्छा ही सीखोगे वहाँ से। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला पीडीएफ जब मिलेगी तो उसमें से जल्दी से पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से, कौन से राज्य में है, कौन सा क्या है यहाँ पे, है ना, कौन सा वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कोई है ना, साफ साफ लिखा। जैसे यहाँ पे अगस्त्यमलई, तो अगस्त्यमलई पहाड़ी वहाँ पे है। ठीक है, जैसे पूर्वी शेषाचलम कहाँ पे, पूर्वी घाट वहाँ पे इस तरफ है, ऐसा कुछ यहाँ पे डिटेल आ सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसमें से। ठीक है, तो रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, जल्दी से निकालो, चलो आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, जैसे रामनगर जो नाम सुन के कई बार हम आइडिया लगाते हैं ना, इसमें कई बार गलत हो जाता है। रामनगर सोचते हैं उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कभी सुना है कभी रामनगर, है ना, तो हो सकता है गलत हो जाए। और दूसरा चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, एक इसको देख के बच्चे पक्का निकालेंगे। केन, केन को देखते क्या बोलेंगे, केन बेतवा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, तो इसको तो क्या करते हैं, लगभग आंसर ही चूज किया होगा अरुणाचल प्रदेश। आप गलत हो गया आज। ठीक है, मेरा भी गलत हुआ था, मुझे भी प्रथम दृष्टया जब इसको देखा तो मुझे लगा कि ये तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये गलत था आंसर, ये सही है। केन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। केन घड़ियाल ऐसा करके कहाँ पे है, वो एमपी में है। ठीक है, घड़ियाल कुछ करके वहाँ पे अभी आएगा, देखेंगे बाद में कभी। नाहर वन्यजीव हरियाणा में सही है। चक्रशिला कहाँ पे, असम में है। और रामनगर कहाँ पे, ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसका पहला वाला ये सही सुमिलित नहीं है, रामनगर ये सही है। केन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोबारा से भी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने यूपीसी प्रीलिम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या सोचा, सही सोचा होगा या इस मामले में फंस गए थे आप, है ना, कमेंट करके बताया ग्रुप अपनी राय, है ना, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है। और मैपिंग सीरीज तो नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्यार लोगों से मिला है। बस मैं आजकल वीडियो रेगुलर नहीं ला पाया क्योंकि आप भी जानते हो थोड़ा सा एग्जाम में भी आपके साथ एज ए स्टूडेंट शामिल हो रहा हूँ। लास्ट बार शामिल होते हैं वैसे, अब लास्ट है अब कुछ नहीं बचेगा आगे, फिर या तो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एज ए टीचर तो आपके साथ काम करना ही है। और दुआ करते हैं हो जाए, पहले हो जाए। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट जब सोचता हूँ तो हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, वरना आप कितनी मेहनत करवाते हो ठीक है, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैपिंग वाला मामला है। अभी हमने देखा था कौन सा, चक्रशिला, ये कहाँ पे, असम में। ठीक है, देख लो लोकेशन, देख लो। जो रामनगर वाइल्ड लाइफ नाहर जो कहाँ पे, ये हरियाणा में है। और रामनगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। और केन घड़ियाल कहाँ पे, केन घड़ियाल तो यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन केन जो अभयारण्य है वो है इस तरफ अरुणाचल प्रदेश में। और केन घड़ियाल सेंचुरी, हो सकता है अगली बार ही आ जाए केन घड़ियाल सेंचुरी। ठीक है, तब अरुणाचल प्रदेश मत करना, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, केन अभयारण्य है। ठीक है, ये मैंने चेक किया, इफेक्ट वगैरह कोई चिंता की बात नहीं, गलत नहीं है। ठीक है, मैपिंग ऐसे देख लेना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है लक्षद्वीप का अपना क्वेश्चन आना है। ठीक है, आ जाए तो धन्यवाद दे देना, ना आए तो कोई बात नहीं, प्रयास करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है। एक दिशा के बारे में सोच तो सकते हैं ना कि हाँ ऐसा डायरेक्शन मिल सकता है क्वेश्चनों को देख के। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लक्षद्वीप इस साल हाईलाइट भी बहुत था ना, तो या तो क्वेश्चन बनेगा मैपिंग का, उनके जो द्वीप है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, या ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा इकोनॉमी को लेकर बनेगा। क्योंकि इस साल 2 एग्जाम चॉइस में लगी है, दोनों में लक्षद्वीप का क्वेश्चन आया है। कौन सा, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप। ये चलो ये काम करो, इस क्वेश्चन को करो। एक बात और ध्यान रखना, यूट्यूब पे जिन लोगों ने जो CDS NDA की आंसर की बताई भाई साहब, उनको देख के मैं
ये सोच पा रहा हूँ वो टीचर ऐसा क्यों करते हैं, इतना गलत आंसर उन लोगों ने बता रखे हैं। मुझे भी लगा कि मैं जब ये बना रहा हूँ तो मुझे कहीं से आंसर की मिले, मैंने कई लोगों ने करवा रखे, नाम नहीं लेंगे कोचिंगों का, ठीक है, उन्होंने करवा रखे इतने क्वेश्चन, इनमें से मैपिंग वाले में तो लगभग गलत आंसर बता रखे हैं। तो ऐसा मत करना, यूट्यूब के भरोसे मत रखना। यदि आप क्वेश्चन देख भी रहे हो ना, जैसे एनडीए सीडीएस क्वेश्चन देख रहे हो, तो खुद उसका आंसर देखने की कोशिश करना। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से कोशिश करना, जैसे मैंने करवा दिया, मैपिंग का तो आपका कर दिया है, बाकी पूरा भी नहीं करवा सकता। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो है वो ऑथेंटिक जो रिसोर्स है उनसे देखना। यूट्यूब के चक्कर में मत आना, उनके आंसर मैंने देखे हैं जो मुझे सामने है, जो 3-4 वीडियो जिनको अलग लगते हैं क्योंकि मैंने भी जब आंसर निकाले रीचेक किया कि यार किसी ने तो करवा रखा हो, एनडीए सीडीएस अभी एग्जाम लगी है, लेकिन इतने गंदे आंसर करवा रखे हैं उन्होंने, उनको पता ही नहीं चीज़ों का। ठीक है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बचा रहा हूँ उसी से। हो सकता है आप लोग यूट्यूब पे जाके जल्दी जल्दी करना चाहो तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मत देखना। इन पेपरों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये करो, क्या है, लक्षद्वीप में नारियल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। लक्षद्वीप को लेकर है, नारियल उत्पादन को लेकर है, ठीक है, कौन सा सही है। तो ये कह रहा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे अधिक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो गिरी नट है, नारियल की गिरी नट है जो है, उसमें तेल की मात्रा विश्व में सर्वाधिक है, ठीक है। अब देखो ये नहीं पता होता है, सही बताएं तो, क्योंकि इतना फैक्ट नहीं पढ़ रखा हमने लक्षद्वीप के बारे में, तो नहीं पता होता है, तो ये संभावना रहती है गलत हो जाए, है ना, ऐसा गलत होने की संभावना रहती है, ठीक है। लेकिन एक कुछ चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। इसका मतलब लक्षद्वीप की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है नारियल वगैरह, इनसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। ये बात थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था, दोबारा नीचे भी लगा दिया मैंने। तो इसके जो स्टेटमेंट देखेंगे दोनों सही है। आपने क्या सोचा बता देना, इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। राज्यों के हिसाब से देखें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता आंध्र प्रदेश की है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के हिसाब से शामिल करें तो इसकी बहुत आगे है, लक्षद्वीप की काफ़ी ज़्यादा है, और उनकी इकोनॉमी भी इस पर डिपेंड है। साथ में जो तेल की मात्रा भी है ना, इसमें गिरी या जो नट बोलते हैं, खोपरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें तेल की जो मात्रा है वो विश्व में सर्वाधिक है। ऐसा किस में लिख रखा है, सबसे अच्छी बात है इंडियन बुक में ऐसा लिख रखा है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास इंडियन बुक है अभी खरीदना मत, जिनके पास है उनको लिए बोल रहा हूँ कि जैसे ये जितने भी यूनियन टेरिटरीज है ना, उनका थोड़ा सा देख लेना। जैसे लद्दाख है, उसकी इकोनॉमी क्या है, कल्चर कैसा है वहाँ का, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, थोड़ा सा देख लेना एक बार। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन और कहीं नहीं था, उसके अंदर तो एज इट इज़ लाइन लिखी थी, मैंने यहाँ पे लगाई भी है, ठीक है। तो ये देखना आप, इसको देख के ये आंसर निकाला है। बाकी आप कमेंट करके भी बताना, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट हो या आपको लगे क्वेश्चन गलत आंसर है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है, यहाँ की जैसे लक्षद्वीप की बात कर रहा हूँ कि यहाँ की प्रमुख फसल क्या है, नारियल है। प्रति वर्ष यहाँ पर क्या होता है, 60 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है, ठीक है, 60 मिलियन का होता है। राज्यों में हो सकता है किसी और राज्य में उत्पादन हो, ऐसा नहीं लिख रखा है यहाँ पे कि लक्षद्वीप में भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन होता है, ऐसा नहीं लिख रखा है, यहाँ पे इतना होता है बस। यहाँ के नारियल को जैव उत्पाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन लक्षद्वीप में होता है, ये लिख रखा है यहाँ पे भारत में। अच्छा, मैं ऐसा सोच रहा था कोई और राज्य भी इसमें हो सकता है। भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन लक्षद्वीप में होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा गूगल करना, ये होमवर्क आपके लिए होगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास आप भी करना, ये थोड़ा चेक कर लेना एक बार कि भारत के अंदर सर्वाधिक जो टोटल प्रोडक्शन है, जैसे क्विंटल में या टन में नापते हैं ना, वो इसमें ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, एक बार चेक कर लेना इस फैक्ट को, है ना। भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन लक्षद्वीप में होता है, यहाँ तो लिख रखा है, और ये मैंने लिया है कौन से, इंडियन बुक से लिया है। तो इंडियन बुक को एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। उत्पादन लक्षद्वीप में होता था, प्रति हेक्टेयर उपज यहाँ पे कितनी, 20,600 नारियल, ये तो ठीक है, ये तो मैंने चेक किया था, आंध्र प्रदेश से आगे। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में मामले तो मैंने फैक्ट चेक किया है, लक्षद्वीप में है। बाकी यहाँ पे लाइन भी सही हो सकती है। भारत में सर्वाधिक नारियल, ये हो गया, प्रत्येक पेड़ के प्रतिवर्ष औसतन 82 नारियलों का उत्पादन होता है, और लक्षद्वीप के नारियलों का विश्व में अन्य नारियलों के मुकाबले सर्वाधिक तेल 82% पाया जाता है। तो ये देख लो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मछली पालन का, इनका भी अच्छा स्कोप है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देख लेना। बाकी ये फैक्ट चेक कर लेना, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा इस बात के लिए, बाद में बोलोगे सर आपने तो ऐसा बोला था। ये चेक कर लेना, भारत में टोटल प्रोडक्शन के मामले में सर्वाधिक कहाँ पे, कोई राज्य में होता है या लक्षद्वीप में होता है, ये चेक कर लेना एक बार। मैं भी अपने लिए चेक करूँगा, आप भी चेक करना बाद में। अभी तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, कौन सा, ये क्वेश्चन देखना, लक्षद्वीप को लेकर ये क्वेश्चन आया था, जियो साइंटिस्ट किस एग्जाम में इसी साल आया था ना, देख लेना, कंफर्म कर लेना इसको। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, इसको देखना है कि जैसे लक्षद्वीप के संदर्भ में आपको यहाँ पे बात करनी है कि कौन सा कथन सही है, यहाँ पे लक्षद्वीप को लेकर कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि प्रवाल द्वीप और रीपो से बना, ये तो हम पढ़ते हैं कि भारत के अंदर लक्षद्वीप जो है ना, मुख्य रूप से किसका बना, प्रवालों का बना हुआ है। जैसे अंडमान निकोबार की बात करें तो मुख्य रूप से वो तो पहाड़ी पर है, लेकिन उसमें भी प्रवाल द्वीप समूह है, वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन अंडमान निकोबार मुख्य रूप से किसमें, आंतरिक सागरी फाड़ी है। जैसे अरकानियोमा जो आती है म्यांमार से, उसका आंतरिक सागरी विस्तार किसका है, अंडमान निकोबार का है। तो अंडमान निकोबार पहाड़ी और
जो परवाल द्वीप समूह उन दोनों से बना है, लेकिन लक्षद्वीप मुख्य रूप से किसका बना है, परवालों को बना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा संघराज्य क्षेत्र है, ये भी सही बात है। और इसके अलावा अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया इंडियन बुक में ये सब डिटेल दी भी है, जैसे ये क्वेश्चन भी इंडियन बुक से कह सकते हैं, वहाँ पे भी डिटेल मिलेगी। तीसरा, लोगों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है। जैसे हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि द्वीप ये यूनियन टेरेटरी है तो वहाँ पे पर्यटन वगैरह ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं है पर्यटन। ठीक है, वहाँ के मैंने पहले बताया कि एग्रीकल्चर पर उन पर ज़्यादा डिपेंड है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आने की संभावना इस बार लक्षद्वीप का जो है ना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इनको एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आइलैंड कहाँ पे, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे। मैं कई बार करवा चुका हूँ इनको ना। ठीक है, कवरत्ती जो है कहाँ पे। इसके अलावा ऊपर से लो कौन कौन से, मतलब जितने भी हैं ये द्वीप समूह उत्तर से दक्षिण में पहले भी बता चुका हूँ आपको कई बार। और बाकी पीडीएफ में आप भी ये गुणागुणित कर लेना। इस बार क्वेश्चन मैपिंग का यहाँ से आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर क्या होता है, यूपीसी प्रीलिम्स एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, परिवहन वाले संचार वाले क्वेश्चन आ गए थे। ये क्वेश्चन अभी आया जस्ट, है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात की जा रही है। ये किस पर स्थित है, किस नदी पर और कहाँ से कहाँ तक है। जो नेशनल वाटरवे की बात की जा रही है, नेशनल वाटरवे नंबर 2। चलो जल्दी से आंसर बताओ, आपको भी मौका दे रहा हूँ ताकि ये ना आपकी एक प्रैक्टिस भी हो पाए। जल्दी से बताओ कहाँ से कहाँ तक। आपने देखा होगा कि नेशनल वाटरवे कहाँ पे, इलाहाबाद वगैरह सुना होगा कभी, है ना। 2 कहाँ पे, उधर ब्रह्मपुत्र की तरफ है, थोड़ा वो सोचा होगा ना, ऐसे मैप में देखा होगा। तो ये कहाँ पे है, आंसर बताओ जल्दी से, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये कहाँ पे, ये ब्रह्मपुत्र, सादिया और धुबरी, यहाँ पे। और आप एनसीईआरटी चेक करोगे, 12th वाली जो एनसीईआरटी, ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जो ये सारणी देखना। तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर भी इनको बहुत लाइक करते हैं। एग्जामिनर भी लगता है चलो सामने पड़ा, जल्दी से क्वेश्चन सेट करते हैं। एकदम सारणियाँ सब बनाई हुई है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेशनल वाटर वे जो 2 है, कहाँ से, सदिया धुबरी, और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, सभी देख लो। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ पे, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 सभी देख लो कहाँ कहाँ। इनको मैपिंग भी कर लेना। चाहो तो इंडिया का खाली मैप लेके रफ कॉपी में बना के उसमें मैपिंग कर लो कि नेशनल वाटर वे 1 यहाँ पे, 2 वहाँ पे, 3 कहाँ पे, 4 कहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे अपनी वाली जो प्रीलिम्स एग्जाम अभी होने वाली है, उसमें ये आ सकता है कौन सा, जैसे जो नेशनल वाटर वे 4 ये कहाँ पे है, किस साइड में, पश्चिम में है, पूर्व में है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 दे रखा है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक है, इसमें लिख रखा है ना। ये कोटापुरम कोलम का है, यहाँ पे पश्चिमी तट नहर इसको है, यानी पश्चिम की तरफ है। कहाँ से, पेरियार नदी भी है वहाँ ऊपर नीचे की ओर, अस्तमुड़ी कयाल या झील जो है वहाँ तक है इसका विस्तार। तो ऐसे आ सकते हैं, इनके साथ कौन कौन सी झीलें जुड़ी हुई हैं, कौन सी नहरें जुड़ी हुई है, ऐसे क्वेश्चन, नदियाँ जुड़ी हुई है, वैसे क्वेश्चन बनेंगे। वेरी वेरी मोस्ट है ये। ठीक है, ये स्लाइड 5 बार पढ़ना एक बार, है ना, इनसे क्वेश्चन आना है यहाँ से। ठीक है, ये मिट्टी वाला है। जैसे अभी मैं कोशिश करूंगा एक दिन मिट्टी और वनस्पति का जल्दी से एक वीडियो बना दें। ये बहुत अच्छा है, मिट्टी के यूपीसी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो रेगुड़ क्या लिखा है यहाँ पर, रेगड़ लिखा है, या इसको रेगुर भी बोलते हैं या काली मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर सॉइल है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा है, इंग्लिश में रेगुर सॉइल है। ये हमने देखा भी, काली मिट्टी, कपास वाली मिट्टी, उसको रेगुर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो पहला वाला क्या है, ये हल्के रंग की चिकनी और उर्वर मृदा है। जल्दी से करो, चलो जल्दी से इसका करो, बाद में बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों के कारण दक्षिणी बेसाल्टी लावा पर विकसित हुई है। तीसरा है, इस मृदा में व्यापक रूप से कपास की खेती की जाती है। तो आपके लिए तो बहुत आसान हो गया ना, फिर जल्दी से कर लो। इसमें भी लॉजिक लगते हैं। आप ये बोलते हो ना कि एलिमिनेशन लॉजिक नहीं लगता है, मैंने ये देखा है, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। एलिमिनेशन तो हमेशा लगेगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी सेट कर दे, क्योंकि वो तो आपका एक तरीका है ना कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको हटाते हैं, ये सही हो गया, इसको रखते हैं। वो तो हमेशा लगेगा, उसमें चिंता मत करो। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट जैसे नहीं भी पता हो किसी को, छोड़ दो एक बार। ये तो पता है ना कि कपास की खेती यहाँ पे होती है। हमने देखा जो दक्कन वाला बेल्ट है या गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे कपास की खेती कहाँ पे होती है, काली मिट्टी में होती है। ठीक है, कपास, मूंगफली यहाँ पे होती है, किसमें, काली मिट्टी में होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 सही है, तो आप अपना निकाल लो। 3 तो सही है। ठीक है, अब 2, 3 कौन सा सही होगा, इनमें से देखना है। तो ये बात तो हमने देखा कि दक्कन बेसाल्टी लावा पर विकसित हुई है, ये बात तो सही है। ये क्वेश्चन 2022 एग्जाम में आ गया था अपनी वाली में, यूपीसी सीएससी प्रीलिम्स में 22 में आ गया था ये। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो ये वाला भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये मैप भी देख लेना चाहिए, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पे, थोड़ा सा देखना चाहिए इसका विस्तार क्या है। जैसे आप देखोगे अभी हमने देखा कौन सी, जो काली मिट्टी है उसका विस्तार ये है, और ये बनी भी उसी से है। जैसे इंडियन प्लेट क्या हो रही थी जब अफ्रीकन प्लेट से टूट रही थी, है ना, जब अफ्रीका गोंडवाना सब एक साथ थे, जब इंडियन प्लेट वहाँ से खिसकती टूट के, तो ये जैसे हिंद महासागर में जब आती है तो वहाँ पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है वहाँ पे, तो वो क्या ज्वालामुखी आती है, तो जो भारत की जो भूमि आ रही थी इस तरफ, है ना, इंडियन प्लेट आ रही थी, उस पर उसका क्या होता है, लावा का विस्तार होता है, ज्वालामुखी जो लावा होता है उसका विस्तार होता है। वो जमने के बाद में किस में बनता है, जो बेसाल्ट लावा किस में बन जाता है, आगे जाके काली मिट्टी में बदल जाता है। तो इसका निर्माण बेसिकली हम कह सकते हैं बेसाल्ट की वजह से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बाद में नो डाउट मिट्टी, एक तो जनक सेल होती है, जनक सेल मतलब किस चट्टानों पे मिट्टी बनी है, अपरदन अपक से होके, है ना, फिर डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान है, वहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, वहाँ पे दलदल बहुत ज़्यादा है, या वहाँ पे शुष्कता है, उस पर डिपेंड करता है। तो मिट्टी की संरचना ऐसे ही बनती है, तो इसको आप कह सकते हो ऐसा। ठीक है, बाकी जितनी भी मिट्टी आप थोड़ा सा ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको ये देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, क्या उसका विस्तार है, लेटराइट मिट्टी भारत में कहाँ पे है। ठीक है, जैसे आप देखोगे लेटराइट जो मिट्टी है यहाँ पे इस तट पे आप देख रहे हो, कुछ बीच बीच में है। ठीक है, जो जलोढ़ मृदा है ये इंपॉर्टेंट है, जो नदियों के द्वारा नई मिट्टी लाकर बिछाई जाती है, जलोढ़ मृदा नदियों वाले क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगी आपको, इस तरफ डेल्टाई क्षेत्र में मिलेगी, उधर गंगा, इधर ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए इसको, कोशिश करेंगे इसका एक वीडियो बनाएं अलग से, है ना। बाकी आप पढ़ने का तरीका ये रखना, मैपिंग कर, जब ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो मैप जरूर देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे, जो क्वेश्चन है अभी किसके बारे में, ये ग्रासलैंड के बारे में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट करके। मैंने काफ़ी समय इस पर दिया था, लगभग 1 घंटा इस पर ख़राब किया, काफ़ी रिसर्च करने के बावजूद मुझे सही आंसर इसका नहीं मिल पाया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा देखेंगे इसमें, और इसका कमेंट करके बताना कि ग्रासलैंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा देख के बताना। और आपके पास कुछ डाटा हो तो डाटा ज़रूर शेयर करना इसके साथ में कमेंट में। तो इसको हैंडल करते हैं। पहला क्या है, मध्य अक्षांशीय घास भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र है जहां वृक्ष और झाड़ी नहीं मिलते हैं। कौन सा एरिया है, मिड लेटीट्यूड वाला एरिया है। इस पर फोकस करना कि मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड कहाँ पे है, ये देखना है एक तो। दूसरा है यहाँ की जलवायु की विशेषता क्या है, जो गर्मी में क्या है, ग्रीष्म काल में कह सकते हो आप शुष्कता या उष्ण है यहाँ पे, ठंडा यहाँ पे शीतकाल है, और अपेक्षाकृत कम वर्षा है, जो कब होती है, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में होती है, जो भी अधिकांश वर्षा होती है यहाँ पे होती है। तीसरा वाला आर्द्र भागों में घासों की वृद्धि 1 मीटर तक ऊंचाई तक या उससे भी अधिक हो सकती है। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ आप लोग, फिर मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, आंसर आप बताओगे। चलो एक एक स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो बात करते हैं पहले मध्य अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि की बात करते हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, जो यहाँ पे आप कह सकते हो 30 डिग्री या 23.5 डिग्री को ले सकते हो, मकर और कर्क को ले सकते हो। जैसे यहाँ पे कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे मकर रेखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे जो घास होगी कौन सी होगी, उष्णकटिबंधीय घास होगी। ठीक है, जैसे सवाना एग्जाम्पल है इसका। और जो मिड वाली है, मिड अक्षांश है, ये लगभग 30 से 60 के आसपास, कई बार 25 से 55 भी बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ की तरफ दोनों तरफ होता है। ठीक है, यहाँ तक होता है। तो मिड वाला एरिया कौन सा है, मिड लेटीट्यूड वाला एरिया ये है। इसका मतलब यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में कौन सी प्रेरी घास के मैदान है, यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है, यूरोप और रूस की तरफ। और हम देखते हैं कि इसमें जो अर्जेंटीना है वहाँ पे पंपास है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड हमने देखा होगा, पढ़ा ना आपने, घास के ये मैदान देखे हैं। तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, मध्य अक्षांशीय घास भूमि। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन में सवाना तो कट गया, कि सवाना तो कहाँ है, ये निम्न अक्षांशों में है, तो मतलब 0 डिग्री आप कह सकते हो इनके बीच में है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में है, टेम्परेट घास के मैदान नहीं, ये उष्ण घास के मैदान है। ठीक है, तो पहला वाला एक कटा है। अब 3 ये सही है, तीनों किस में, मिड में, लेकिन आंसर क्या चुनना है, एक चुनना है इनमें से, विकल्पों से सही घास भूमि को चुनना है। अब बात करते हैं किसकी, प्रेरी की बात करते हैं। तो प्रेरी की यदि बात करें तो सेकंड जो स्टेटमेंट है कि यहाँ पे क्या होता है, घास की ऊंचाई 1 मीटर या उससे अधिक होती है। कई बार जब आर्द्र मतलब भागों ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा पानी है या अच्छी वर्षा है, तो प्रेरी में ये देखा गया है नॉर्मली ज़्यादा होती है वहाँ पे, है ना, घास की जो ऊंचाई है ना, तो उसमें भी ये स्टेटमेंट नहीं बैठ रहा है। दूसरा, प्रेरी में ये भी नहीं स्टेटमेंट बैठ रहा है, वहाँ की जो जलवायु है थोड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन की है, बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर हो जाता है, और मतलब आप कह सकते हो गर्मी में भी वहाँ पे तापमान ठीक ठाक रहता है। तो थोड़ा सा क्लाइमेट वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है ना, तो ये स्टेटमेंट उसके हिसाब से प्रेरी भी नहीं बैठता इसमें। पंपास का भी ज़्यादा नहीं है, पंपास भी ये है कि पंपास में वर्षा लगभग होती रहती है, क्योंकि आपने ये देखा होगा अर्जेंटीना में है,
तो वो कहाँ पे, महासागरों के आसपास है ना, तो वहाँ की जलवायु थोड़ी सी ऐसी रहती है कि वर्षा लगभग साल भर में कुछ ना कुछ होती रहती है। तो उसके हिसाब से पंपास पे निकाल दिया। तो मेरा जो आंसर निकल के आया था स्टेबीज निकल गया था, इतना गुणा गणित करने के बाद में। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसको लेकर कि आंसर सही आंसर क्या होगा। बस इसमें से सही आंसर आप बताना कमेंट करके। मेरे हिसाब से जो मैंने आपसे ये किया गुणा गणित किया, जो चीज़ समझी है वहाँ के हिसाब से मुझे स्टेपीज मिला था। स्टेपीज छोटी घास है, छोटी छोटी घास है, ठीक है। हाँ लेकिन अच्छा एक और पॉइंट इसमें है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे वृक्ष और झाड़ी नहीं मिलते ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें प्रेरीज में वृक्ष और झाड़ी की कुछ कुछ मात्रा है, इसी तरह थोड़ा सा पंपास में भी है। तो उसके हिसाब से भी मुझे जो आंसर लग रहा है स्टेपीज लग रहा है, ठीक है। बाकी चलो आप बताना कमेंट करके ना, क्योंकि आंसर ऑफिशियल यूपीसी के हमारे पास नहीं है इनके, और एग्ज़ाम भी अभी लेटेस्ट लगी है। तो ये मैप भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेरी घास के मैदान है, यहाँ पे पंपास के है। तो पंपास वाले में एक देखो सागरीय जलवायु है ना, तो यहाँ तो वो नहीं है भाई, वसंत या ग्रीष्म में यहाँ पे वर्षा होती है। नोटिस करने वाली बात है ना यहाँ पे इस क्षेत्र में। और ये स्टेपीज है, इसमें संभावना रहती है कि महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहता है, और संभावना है कि ग्रीष्म में वर्षा होती हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कशन किया, उसके हिसाब से जो स्टेपीज आंसर मान सकते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इनमें से भारत का कोई पोर्ट उसकी बात की जा रही है कि दी गई विशेषताओं के आधार पर भारत में स्थित कोई समुद्री पतन को पहचानिए। पहला क्या, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, पहला पॉइंट है। और ये क्या है, 1 शताब्दी से भी अधिक पुराना है, यानी 100 सालों से भी अधिक पुराना है, याद रखना है, 1 सेंचुरी से भी पुराना है, पहला पॉइंट है। दूसरा, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो तरंग रोधक ब्रेक वाटर और तटबंध मोल द्वारा भी संरक्षित है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, लगभग 14 मीटर की गहराई इसकी है, एक डीप ड्राफ्ट चैनल है, बड़े जहाज भी यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट है, बताओ जल्दी से अपना आंसर, क्या आंसर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, सोच लो आप, इसका होगा मुरगांव या मारमगांव, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मारमगांव। कहाँ पे है ये, गोवा में है ना, गोवा में है। लगभग कब बना था ये, 1875 के बाद ऐसा कुछ बना, लगभग हाँ 100 साल से पुराना, इसकी डिटेल थी। बाकी डिटेल भी इससे मैच करी थी, बाकी और तो नए हैं। जैसे जो कांडला बंदरगाह, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो ये लगभग 1950 के आसपास बना था, यानी अभी 100 साल पूरे नहीं हुए इसको। कोचिन जो पतन है ये भी लेट बना हुआ है, जवाहरलाल नेहरू पतन भी लेट बना हुआ है, ठीक है। तो इसका कोचिन पतन ऐसा बोलते हैं, इसकी पुरानी भी रहा है, पुराने समय भी कोचिन बंदरगाह रहा है, लेकिन जो बाद में नया आधुनिक बनाया गया होगा वहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर लग रहा था इसका, गूगल जो किया था उसके हिसाब से यही था, मतलब आंसर इसका। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो मैप दिए गए हैं, कौन सा पश्चिमी तरफ है, कौन सा पूर्वी साइड में, देख लेना, ठीक है। कोलकाता हल्दिया यहाँ पे, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, चेन्नई यहाँ पे है, तुतिकोरिन यहाँ पे देखना, कोची हो गया, मंगलुरु, मारमगांव, मुंबई, कांडला, इनकी लोकेशन देख लेना, ठीक है। और जैसे मारमगांव कौन सी नदी पे, ज्वारी नदमुख, वहाँ पे ज्वारी नदी आती है वहाँ पे, है ना, इसकी भी देखना। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, उसको भी देख लेना, ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है ना, ये क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है ये भी, कि दी गई विशेषता के आधार पर लौह इस्पात संयंत्र को पहचानना आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये झरिया से कोयला और सुंदरगढ़ तक के केंदुझर से क्या लेता है, लौह प्राप्त करता है, ठीक है। और विद्युत भट्टियों के लिए बिजली कहाँ से आती है, हीराकुंड। तो इससे आपको एक हिंट मिलता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है, उड़ीसा में, थोड़ा सा हिंट मिलता है ना आपको। कोयल और शंख नदी भी हमने पढ़ी थी, ये कहाँ पे, उड़ीसा के आसपास ये, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लौह इस्पात होगा, तो उड़ीसा में इनमें से कौन सा है, राउरकेला है। तो ऐसे करके आंसर निकाले जा सकते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर साफ दिया भी है, जैसे आप इस मैप को देखना, यहाँ पे जैसे राउरकेला यहाँ पे है, इसको देखना, इस मैप में देखना ढंग से, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम करूँ क्या, थोड़ा सा देखना कहाँ पे, हाँ इसको देखना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ना। तो जैसे यहाँ पे हीराकुंड बांध डैम है, तो ये यहाँ से 15-16 किलोमीटर राउरकेला के पास, तो एनर्जी यहाँ से मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा नदी यहाँ पे दे रखी है, कौन सी दे रखी है, कोयल दे रखी है, ठीक है। तो इससे ऐसे आइडिया हो जाता है, ऐसे मैप एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है।
जो बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी उसमें से कुछ मैप हटा दिए गए हैं ना, तो जो बीच वाली एनसीईआरटी होगी आपके पास 1-2 साल पुरानी, उसके अंदर ऐसे मैप दिए गए थे ना। तो चलो इस पीडीएफ को आप देख लेना, जितने भी और भी जो दिए गए हैं उनको भी देख लेना, कौन कौन सी रिवर वहाँ पे है, कौन सी एनर्जी कहाँ से आती है, ऐसे ज़रूर देख लेना चाहिए। और राउरकेला स्टील प्लांट ये तो दे रखा है एनसीईआरटी में ना, ये मैप नहीं दे रखा लेकिन डिटेल तो दे रखी है, तो उसमें साफ साफ लिख रखा है, ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, इसमें भी कहाँ से क्या आता है, जरिया से आता है, हीराकुंड से क्या बिजली सप्लाई होती है, साफ लिख रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, कोयल रिवर यहाँ पे दे रखी है, शंख रिवर दे रखी है। तो मैप नहीं देखते, डिटेल देखते तो उससे भी आपका काम बन जाता। और ये एनसीईआरटी का ही सब कंटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये तो हमने कर किया, ये क्वेश्चन चलो आप करो, ये तो गलत मत करना बिल्कुल भी, है ना, कि नदियों के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा कथन सही है। पहला है जो क्या बोलेंगे, सांगपो रिवर जो है भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। दूसरा, गोदावरी का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है भारत में, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, जिसमें भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10% है। और चंबल और बेतवा नदियाँ गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश में सीधे गंगा में नदी मिलती है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, ये तो मैं करा चुका हूँ मैपिंग आपको, ये क्वेश्चन तो गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। गलत नहीं करना है इसको, मुझे पूरा विश्वास है सही करोगे इसको आप। चलो जल्दी से आंसर सोच लो अपना। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, चलो आपने सोच लिया होगा। वही तरीका अपनाते हैं, एलिमिनेशन। चंबल और बेतवा नदियाँ गंगा, गंगा के नहीं किसकी है, यमुना। ठीक है, 3 गे, अब बचा ये, तो इसका मतलब एक तो सही हो गया, इसको तो टिक लगा, तो ये वैसे पढ़ा भी हमने। अब बचा 2 को चेक करना है कि गोदावरी दूसरा, हाँ ठीक है, क्षेत्रफल ये दूसरा बेसिन है, दूसरा बड़ा बेसिन है, तो आंसर क्या हो गया, बी। दो स्टेटमेंट सही है इसमें, तीसरा गलत है। ठीक है, ये मैप भी देख लो, दोबारा रिपीट करा देता हूँ इसको। यमुना है और चंबल, ठीक है, बेतवा डायरेक्ट गंगा में नहीं मिल रही है। ठीक है, सोन रिवर जरूर गंगा मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। ठीक है, ये किस में मिल रही है, यमुना में मिल रही है। कौन सी, बेतवा हो गई, केन, सिंध, चंबल। ठीक है, यमुना फिर जाके गंगा में मिलती है। तो ये हो गया एक तो स्टेटमेंट। एक ये था ना दिहांग, दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। तो ऐसे आराम से मैपिंग हम जो पढ़ के आए हैं उनसे क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया डायरेक्ट। दी गई विशेषता के आधार पर आपको जो लैंड बायोम है, जियोम बायोम जिसको बोलते हैं, उसकी कौन सी की विशेषता है। पहला वाला है कि उनकी जलवायु की विशेषता अधिक वर्षा है और शीत में मृदु शीत तक परिवर्तित होने वाले तापमान। ठीक है, इन वनों में मुख्य रूप से पर्णपाती वृक्ष है, यहाँ पे पर्णपाती वृक्ष है जिनमें मेपल, ओक, हिकारी, बीचवुड यहाँ पे पाया जाता है। वृक्षों में कौन सी जीव जंतु पाए जाते हैं, रकून है, चमगादड़ यहाँ पे, गिलेरिया यहाँ पे पाई जाती है। तो ये किसकी विशेषता है, किस बायोम की विशेषता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, थोड़ा सा जल्दी से बताओ इसको। ठीक है, देख लिया होगा, ये किसके, जो टेम्परेट वन होते हैं, टेम्परेट वन होते हैं, शीतोष्ण जो वन होते हैं, उनकी विशेषता है। और ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट जो एक मैप दिया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब कई बच्चे हो सकता है कमेंट करें कि सर ये हमारी वाली एनसीईआरटी में नहीं है, तो इस साल 2023 में कुछ एनसीईआरटी में थोड़ा संशोधन किया गया था, वहाँ से चैप्टर हटा दिए। अब जैसे मेरे पास 1-2 साल पहले की पढ़ी है, ठीक है, उनमें ये सब चीज़ें दी गई है, वहाँ से क्वेश्चन भी बने। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ते समय देखना पड़ेगा, नई वाली भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाकी ये जो अभी थोड़े दिन पहले थी, थोड़ा सा ये बच्चों में कंफ्यूज ज़्यादा करेगी चीज़ें ना, तो गूगल कर लेना, पुराने वाली एनसीईआरटी गूगल पे मिल जाती है पीडीएफ उसकी, है ना, तो पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखना। और वैसे मोस्ट ऑफ के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है, पुरानी वाली ओल्ड वाली एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब जो अभी 21-22 में चल रही थी उन एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। उन एनसीईआरटी में कंटेंट ज़्यादा था, मतलब यूपीसी के हिसाब से देखे तो। ठीक है, तो ये दे रखा था कौन सा, टेम्परेट यहाँ पे दे रखा है, सारणी देखो बायोम की बना रखी है आराम से, टेम्परेट दे रखा है इसमें। ये कहाँ पे, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर इतना है, रेनफॉल जो विशेषता दे रखी है। जो मामला बना था मॉडरेट, यहाँ पे कौन सा देखो, मेपल, ओक मेपल दे रखा है। और जीव जंतु यहाँ पे दे रखे हैं, कौन सा है, यहाँ पे देखना, यहाँ देखना, ब्लैक बीयर है यहाँ पे, और रेबिट है, ये मतलब गिलेरी वगैरह है, ये दे रखा है। तो आंसर क्या होगा, वही टेम्परेट वाला होगा। ठीक है, टेम्परेट बायोम की विशेषता है उसमें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस साल मतलब चर्चा में रहा था काफ़ी, है ना, तो ये भी देखना है। हालांकि मैपिंग का नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा देख लो इसको। हाल ही में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्र भूमि वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन
के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए, इनमें से वो कौन सा शहर नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, कौन सा नहीं, ये पढ़ा होगा करंट अफेयर में, इसलिए डाला। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अपनी सिविल सर्विसेज वाली प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इंदौर, भोपाल, उदयपुर थे, कौन सा नहीं था, जोधपुर नहीं था। अब ये क्या होता है ये भी जानना चाहिए, WC क्या है ये भी थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए। तो ये क्या है, जो शहर जो अपनी वेटलैंड को प्रोटेक्शन करते हैं, हाँ, तो उनको ये उस कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पे दे भी रखा है, मैंने डाल दिया है। और जैसे कौन से थे उसमें, इंदौर भारत की तरफ से इस साल इंदौर, भोपाल और उदयपुर को ये दिया गया था। कुछ मतलब कोई क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से इनको दर्जा दिया जाता है, ऐसा कुछ है, मान्यता दी जाती है ना। और ये कब शुरू हुआ था, तो इनका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 12 वेटलैंड की जो हुआ था कोप, उसमें ये 2015 के आसपास इसको ये मामला शुरू किया गया था। और किन को दिया जाता है, ये 6 साल के लिए वैलिड रहता है, जो ये प्रमाण होता है या जो भी होता है, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होता होगा इसमें, 6 साल तक वैलिड रहता है। और किन को दिया जाता है, जो कि शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं वेटलैंड का प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल उन्होंने कार्य किए वेटलैंड प्रोटेक्शन के, रामसर कन्वेंशन के तहत इनको ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये आ सकता है, इसको डिटेल को लेकर ये UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो ये आज हमारा था मैपिंग का लेसन। जो यहाँ तक पहुँचे निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट शेयर करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, बहुत अच्छा है। साथ में हमने अपने PYQ जो स्मार्ट कोर्स उसकी बात की, जोड़ना हो तो ये नंबर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा बाद में। और अपनी जो किताबें हैं, अच्छा कंटेंट है, आप बिल्कुल इनको देख सकते हो। PYQ तो जिनके पास नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ, जिनके पास अपना GS और CSET का नहीं है, जरूर देखना। और मेंस का जो कंटेंट है, ऐसे इथिक्स वगैरह सब देख लेना। तो ऐसे ही मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।